हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीजी एक्सीलेंस क्लासेस। सो आज का वीडियो उनके लिए जो यूजीसी नेट क्रैक करने जा रहा है कुछ आने वाले महीनों में। ओके, सो इसमें बेसिकली क्या होंगे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस क्वेश्चन के पीछे। अगर आपको वो लॉजिक नहीं आता तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा आपको। बस आपको ये क्वेश्चन कर लेना है नोटबुक में नोट, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। पिछले 4-5 सालों में यही क्वेश्चन आए हैं। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ओके, ए कंप्यूटर यूजेज अ मेमोरी यूनिट ऑफ 512K वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स ईच। ओके, कंप्यूटर यूजेज दिस bit each. Okay, so what happened? A binary instruction code is stored in one word of the memory. There are 4 parts: addressing mode, operation code, register code, and that is opcode, operation code. Okay, so we gonna find how many bits are there in the addressing mode, opcode part, register part and addressing part. तो भाई बहुत आसान है। सबसे पहले देखना है कि कितनी मेमोरी यूनिट है। 512K, K मीन्स किलोबाइट। बाइट तो हम निकालेंगे नहीं किलो में, तो हम निकालेंगे बिट्स में। तो K को चेंज करने के लिए क्या होगा, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स मीन्स 2 पावर 10। सो here is the solution. साइज ऑफ मेमोरी यूनिट क्या था, 512K। ओके, तो टोटल वर्ड्स है वो कितने बिट का है, 32 बिट्स का। तो सबसे पहले देखो 512K को कन्वर्ट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 512 मीन्स 2 पावर 9 एंड K मीन्स 2 पावर 10, सेम बेस पावर सेम एडिशन, सो इट्स 19। ओके, सो एड्रेस पार्ट इज 19। देन नेक्स्ट इज रजिस्टर कोड। रजिस्टर कोड कैसे निकलेगा, ये लाइन पढ़ो आप, एन ऑपरेशन कोड और रजिस्टर कोड टू स्पेसिफाई वन ऑफ द 256 रजिस्टर्स। ये कह रहा है कि 256 रजिस्टर्स हैं, तो हमसे रजिस्टर की बिट पूछी है। तो रजिस्टर की बिट कितनी हो जाएगी, ये देखो फर्स्ट पार्ट के सेकंड लाइन में 256 का हम अगर लॉग करेंगे या फिर 256 को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पावर 8 आएगा। तो 8 हमारा रजिस्टर कोड हो गया। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट बिट। इनडायरेक्ट बिट हमेशा किसी में कुछ दिया होगा, लेकिन हमेशा आपको दिया होगा। यहाँ पे क्या दिया है, द इंस्ट्रक्शन हैज 4 पार्ट्स, एन एड्रेसिंग मोड फील्ड टू स्पेसिफाई वन ऑफ द 2 एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एन एड्रेसिंग मोड ना मतलब एक हो गया ना, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हमने इनडायरेक्ट लिखा 1। तो ऑप कोड कितना हो गया, तो टोटल कितने हैं, 32 हैं। तो माइनस करेंगे 19 -8 -1। बेसिकली कर क्या रहे हैं, 32 में से जो ऊपर के तीनों हैं इनडायरेक्ट, एड्रेस एंड रजिस्टर कोड, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, हमारा ऑप कोड आएगा। तो अब हमारा क्या आ गया, इनडायरेक्ट बिट 1 आ गई, ऑप कोड 4 आ गया, रजिस्टर 8 आ गए, एड्रेस 19 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई बहुत आसान है, कर लो, नोट कर लो, यही आना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग C++। C++ का इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड होना चाहिए आप लोगों का। सो हमसे पहला ऑप्शन जो पूछा है कि ओवरलोडिंग गिव्स द कैपेबिलिटी टू एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर टू ऑपरेट एन ऑन अदर डेटा टाइप्स। तो ओवरलोडिंग तो यही होता है कि वो हमें एग्जिस्टिंग ऑपरेटर के ऊपर अदर डेटा टाइप जो हैं उनको एग्जिस्टिंग ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देती है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग गिव सपोर्ट टू रीयूजेबिलिटी। सही बात है, इनहेरिटेंस तो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है, ये भी सही हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिराइव्ड क्लास इज डिफाइंड, फर्स्ट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव्ड क्लास इज एग्जीक्यूटेड, देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का नेम, सेम क्लास नेम से जो हम बनाते हैं उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम ऑफ क्लास। तो क्या बोला है कि जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, जब हम उसे डिफाइन करते हैं, डिराइव्ड क्लास क्या होती है, जो बेस क्लास में से इनहेरिट होती है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टर होगा डिराइव्ड क्लास का, उसको पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी हम पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ओवरलोडिंग इज द टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यस, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी यूज़ ऑफ फंक्शन। ओके, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने, उसका पॉलीमॉर्फिज्म बार बार हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू। तो A, B एंड D आर ट्रू, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Which of the following class of IP address has the last address as 223.255.255.255? ओके, सो ये पूछ रहा है कि अब क्लासेस दे रखी हैं A, B, C एंड D. ओके, तो इसने पूछा है कि ये जो एड्रेस स्पेसिफाई है वो कौन से उसका है, तो कौन से उसका होगा एड्रेस. अब जिसने पढ़ा होगा वो तो देख के बता देगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं बताता हूँ. तो सबसे पहले हमारा जो एड्रेस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ओके, जो क्लास ए है उसमें अगर वो बाइनरी नोटेशन में है तो स्टार्टिंग में 0 उसकी पहचान होती है. बाइनरी नोटेशन में स्टार्टिंग 0 से होगी. ओके, और जो डेसिमल नोटेशन है उसमें रेंज क्या होगी 1 to 127, 0 to 127. क्लास बी का एड्रेस कितना होगा 128 to 191. क्लास सी 192 to 223. क्लास डी कितना 192 to 223. क्लास ई 224 to 230, सॉरी क्लास डी 224 to 239 एंड क्लास ई का यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन क्लास ई का है 240 to 255. तो क्या होता है ए, बी और सी ये तो आपका यूनिकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन डी होता है मल्टीकास्टिंग के लिए, और जो ई एड्रेस होता है हमने रिजर्व कर रखा है फ्यूचर यूज़ के लिए. ओके, फ्यूचर यूज़ में, ताकि हमें एड्रेसेस की कमी ना पड़े. अब हम अपने आगे क्वेश्चन पे आते हैं. तो इसमें रेंज पूछी है 223 पहले सेट की. ओके, पहले बाइट की, तो कितनी है उसकी रेंज 223 है, तो वो आ रहा है आपके क्लास सी में. क्लास सी में आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास सी. ओके, इसमें से भी कुछ प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं जो कि जनरल पब्लिक को नहीं दिए जाते, वो ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं जो प्राइवेटली अपना ओन करती है बिजनेस वगैरह, जैसे कंपनीज हो गई, उनको प्राइवेट आईपी दी जाती हैं. वो 127 से शुरू होती है. ओके, और 10 से शुरू होती हैं. और क्लास ए में जो पहली बिट होती है उसे नेटवर्क कहते हैं, जो बाकी जो बची होती है उसे होस्ट आईडी कहते हैं. ओके, जो ओनली पहली बाइट होती है जिसमें 8 होते हैं तो उसे क्या कहते हैं नेटवर्क बाइट्स. नेक्स्ट 3 होती हैं होस्ट. ऐसे ही क्लास बी में फर्स्ट 2 नेटवर्क, लास्ट 2 होस्ट. क्लास सी में फर्स्ट 3 नेटवर्क, लास्ट 1 होस्ट. क्लास डी में फर्स्ट 4 नेटवर्क एंड लास्ट 0 होस्ट. A counting semaphore is initialized to 8. 3 wait operations and 4 signal operations are applied. ओके, काउंटिंग सीमाफोर है उसे हमने इनिशलाइज करा है 8 से. 8 से कर दिया तो हम सीमाफोर की वैल्यू 8 समझ गए. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, उसने बोला कि 3 वेट ऑपरेशन लगा दिए. 3 वेट ऑपरेशन मतलब कुछ समझ नहीं आया जी, आगे पढ़ते हैं. 4 सिग्नल ऑपरेशन लगा दिए. सिग्नल क्या होता है, जिसने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा है वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो यहाँ से करेगा, अब करेगा. इसके बाद बताना नहीं आया. फाइंड द करंट वैल्यू ऑफ सेमाफोर वैल्यू. तो सेमाफोर होता क्या है, एज यू सॉ इन द प्रेजेंटेशन, व्हाट इज सेमाफोर? इट्स अ सिंपल इंटीजर, इट्स यूज फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ओके, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन मीन्स एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करना प्रोसेस को. 2 टाइप्स के होते हैं, काउंटिंग एंड बाइनरी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पे, यही आएंगे, काउंटिंग और बाइनरी. ओके, जो तो वेट ऑपरेशन है, वेट ऑपरेशन क्या होता है, वेट मतलब किस चीज़ का वेट करना, इंतज़ार करना, मतलब डिक्रीमेंट कर दी हमने वैल्यू 1 से, ओनली 1 से. ठीक है, किससे वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, ओनली 1 से, 1 से कर दी. नेक्स्ट सिग्नल ऑपरेशन. सिग्नल ऑपरेशन क्या बोलता है कि वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. अब वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी किससे, 1 से. तो क्या हो जाएगा हमारा सेमाफोर, 8 इनिशियल वैल्यू है, 3 into 1, 3 वेट ऑपरेशंस हैं into 1. ओके, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो 8 - 3 5. 4 into 1 ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्योंकि ये सिग्नल है. ये बोलता है कि जाओ, वेट बोलता है कि रुक जाओ. रुक जाओ मतलब नेगेटिव, जाओ मतलब पॉजिटिव. तो क्या हो गया, 8 - 3 + 4 = 9. तो हमारा सेमाफोर की वैल्यू 9 आई. कोई भी क्वेश्चन उठा लो, लॉजिक ये लगेगा, सेम प्रोसेस. और अभी ये वो भी कर पाएंगे जो इसके बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं. नेक्स्ट, which of the following CPU scheduling algorithm are supported by Linux operating system? ओके, सो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स सपोर्ट करता है. CPU एल्गोरिदम. CPU एल्गोरिदम बहुत होते हैं हमारे,
FCFS होता है, राउंड रॉबिन होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता है, टाइम शेयरिंग होता है, प्रीएम्प्टिव होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। तो पहला दिया है नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सेकेंड वन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड टाइम शेयरिंग CPU। हाँ जी, ये जो शेड्यूलिंग है ये ऐसी शेड्यूलिंग है दोनों कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसे सपोर्ट करता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम यू नो ना, लाइनक्स, विंडोज़, कोबोल और अदर थिंग्स। ओके, सो थर्ड वन इज टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग ओनली। नो, टाइम शेयरिंग ओनली नहीं करता, यहाँ इन्होंने ओनली दे दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। यहाँ टाइम शेयरिंग के साथ प्रीएम्प्टिव भी करता है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मीन्स वो प्रायोरिटी पे एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के आगे लेके आता है, ठीक है। और प्रीएम्प्टिव होता क्या है? प्रीएम्प्टिव मतलब वो कहता है कि मैं तुझे CPU बस 2 मिनट के लिए दूंगा, उसके बाद या 2 सेकंड के लिए दूंगा, मिनट तो बहुत हो जाएगा, 2 सेकंड के लिए दूंगा, उसके बाद मैं उसे प्रीएम्प्ट कर लूँगा, मतलब छीन लेना। प्रीएम्प्ट मतलब छीन लेना एक तरीके से। और नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब एक प्रोसेस को पूरा होने देना, मतलब जो लाइन में लगा है पहले उसको ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर तक मिल गया फिर दूसरे वाले को मिलेगा, फिर उसको दोबारा लाइन लगानी पड़ेगी। तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद उससे रिसोर्स छीन लिया जाता है CPU के द्वारा, उसको CPU छीन लेता है। तो इसका आंसर है प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड टाइम शेयरिंग CPU शेड्यूलिंग, या स्केड्यूलिंग भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू एनक्लोज एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इन HTML डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्वेश्चन बन गया एक। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन पूछा है, मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा टैग है यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में, कि विच टैग इज यूज टू इनक्लोज एनी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो किसी भी नंबर, कितने भी नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट हो, स्टेटमेंट हो, उसे क्लोज करने के। तो ये होगा आपका ऑप्शन सेकंड, स्क्रिप्ट 1। कौन सा हो गया? स्क्रिप्ट वाला, ठीक है जी। कौन सा हो गया? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। When using DJCast algorithm to find the shortest path in a graph, DJCast और एल्गोरिदम क्या करता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताता है और शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। मेनली शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस के साथ बताता है, ठीक है। तो DJCast एल्गोरिदम ये आपको बताता है। ये क्वेश्चन एक और बन गया है, यहाँ से लिख लेना इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें से पूछा है कि गलत कौन सा है या सही कौन सा नहीं है। जल्दी में क्या होता है कि हम ट्रू लगा देते हैं, लेकिन हमें फॉल्स लगाना है। तो इट कैन फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ विद इन द ग्राफ, सेम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, सही बात है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ पता लगाता है। सेकंड, एवरी टाइम अ न्यू नोड इज विजिटेड वी चूज द नोड विद स्मॉलेस्ट नोन, ये भी सही है। जब भी हम न्यू नोड को विजिट करते हैं तो हमें स्मॉलेस्ट वाली नोड को देखना होता है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज पासिस थ्रू द लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस। जी नहीं, अगर हमारा पाथ शॉर्टेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लीस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस से पास कर रहा हो, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ज़्यादा वर्टिसेस से भी जा सकता है। मतलब 1-2 नोड है, मान लो उनके बीच में 10 की दूरी है, और 3 नोड है उसके बीच में 6 की दूरी, तो हो गए ना नंबर ऑफ वर्टिसेस ज़्यादा। तो ये क्या होता है? ये रॉन्ग है। फोर्थ वन, द ग्राफ नीड्स टू हैव अ नॉन नेगेटिव वेट ऑन एवरी एज। तो ग्राफ पे क्या होता है? नॉन नेगेटिव एज वेट होता है। अब नॉन नेगेटिव होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर रॉन्ग है, थर्ड वाला। ओके, थर्ड वन इज रॉन्ग। चलो, थर्ड वन इज रॉन्ग। ओके, so next question from DBMS, database management system. okay, so database management system होता क्या है? database management system होता है, टर्म्स से हम पता लगाते हैं। database means जहाँ पे डेटा मैनेज होता है। database management मीन डेटा का मैनेज होना, उसे database management system कहते हैं। हमारे बहुत टाइप के database system होते हैं, जैसे रिलेशनल हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, हायरार्किकल हो गया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें 2 टेबल दिए हैं, एम्प्लॉय टेबल दिया और डिपार्टमेंट टेबल दिया। मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड यार, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट।
तो एम्प्लॉयज़ के एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय का नेम हो गया, डिपार्टमेंट का नंबर हो गया, डिपार्टमेंट के वो क्या हो जाएगा एट्रीब्यूट्स, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। ओके, सो ये जो एट्रीब्यूट है इन्हें कहते क्या हैं, इन्हें कहते हैं टपल। टपल मतलब रो, टपल्स मतलब रोज़, जहाँ पे डेटा फिल होगा, फिल होने जाएगा। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ द गिवन क्वेरी। क्वेरी दे दी एक बड़ी सी बेकार सी, उससे पूछा है कि अब 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा। तो सिलेक्ट काउंट स्टार टोटल फ्रॉम एम्प्लॉय। काउंट स्टार मतलब वो टोटल काउंट करेगा, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन D1 D2, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर होगा D1 D2, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। जब वो अब वो क्या कर रहा है, ग्रुप कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर को। अब इसने डिपार्टमेंट नंबर को ग्रुप क्यों किया और किससे किया, D1 और D2 डिपार्टमेंट से। हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे क्या होगा, इजी क्वेरी है ये, बस ये बताएगी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट के, किस डिपार्टमेंट के, D1 और D2 के, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का काउंट ग्रेटर देन 5 है। जहाँ पे एम्प्लॉय काउंट ग्रेटर देन 5 हो गया ना, वहाँ पे क्वेरी रिटर्न कर जाएगी, आंसर देगी, क्योंकि इसमें यही कंडीशन स्पेसिफाई है जो वेयर क्लॉज है। सबसे पहले क्या आता है, सिलेक्ट क्लॉज, सिलेक्ट करेगी स्टेटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे पहले क्या होगा, आपका डिपार्टमेंट वाला वेयर जो क्लॉज है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट हुआ, उसने क्या किया, अब आगे अब वो बोलता है कि अब मैं काउंट स्टार करूँगा एम्प्लॉय टेबल से, कि जिसमें डिपार्टमेंट में D1 D2 डिपार्टमेंट में अगर ये बंदे 5 से ज़्यादा हैं तो ही मैं रिटर्न करूँगा। तो सेकंड आंसर इसका ट्रू होगा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ईच डिपार्टमेंट D1 एंड D2 इफ़ देयर टोटल इज़ ग्रेटर देन 5। अगर टोटल ज़्यादा होगा 5 से तभी करूँगा मैं, वरना नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ अ ह्यूज टॉपिक, ओके। साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ important for our country also, for securing our goods or our data, confidentiality. So main part of network security is confidentiality, integrity, authenticity, okay. So हमसे पूछा है, तो मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स दैट द सेंडर एंड रिसीवर एक्सपेक्ट प्राइवेसी। यस, रिसीवर और सेंडर कोई मैसेज भेज रहे हैं तो उन्हें प्राइवेसी चाहिए, ओके, ये ट्रू है। हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछी है। मैसेज इंटेग्रिटी मीन्स, इंटेग्रिटी मतलब वो मैसेज जैसा है वैसी होना चाहिए, एग्जैक्टली अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज दे, ओके। मैसेज ऑथेंटिकेशन मीन्स द रिसीवर इज एंश्योर्ड दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द इंटेंडेड सेंडर। मतलब मैसेज जो है वो इंटेंडेड सेंडर से आ रहा है। मतलब आप बैंक का एग्जांपल ले लो, आपको ये लग रहा है कि ये सही बंदे से आ रहा है। मतलब बैंक से अगर कोई मैसेज आ रहा है तो एटीएम का कैसे मैसेज आ रहा है कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, इसे फिल आप इससे सही करने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें। कोई एक ईमेल लिंक दे देगा आपको, आप उस पर भर दोगे तो आपको बाद में पता चलेगा नहीं ये बैंक से नहीं आया, ये स्पूफिंग हुई है। मतलब इसने अपने आप को बैंक के कर्मचारी या बैंक कोई पर्सन उसकी तरह से अपने आप को शो किया है, ओके। तो वो ऑथेंटिकेशन हमारा यहाँ पे ज़रूरी होता है। जो सेंडर है हमारा वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। अगर बैंक से मैसेज आ रहा है तो वो बैंक का बंदा होना चाहिए। तो कौन सा करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। 5 सेट ऑफ प्रोसेसेस कंसीडर्ड, 5 सेट ऑफ प्रोसेसेस, 5 प्रोसेस हैं हमारे पास, ठीक है जी, 5 प्रोसेस हैं। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस आईडी दे रही है, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। हमें सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बताना है विद राउंड रॉबिन। मतलब सीपीयू किसके पास कितनी देर रहेगा, एवरेज टाइम कितना रहेगा और वेटिंग टाइम कितना रहेगा, बर्स्ट टाइम सीपीयू कितना किसके पास है, ओके। तो इसमें जो टाइम क्वांटम दिया रहता है, एक दो चीज़ होती है, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस, वो 2 यूनिट दिए इसमें, या तो टाइम क्वांटम कह लो या स्लाइस कह लो, एक ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 यूनिट दिया है, ठीक है। तो एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। अब एवरेज और लिख दिया है इन्होंने यहाँ, खाली वेटिंग टाइम भी हो सकता है। तो एवरेज में क्या होगा, 5 प्रोसेस है, जितना आएगा उससे डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। अगर वेटिंग पूछेगा तो डिवाइड मत करना। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा
तो क्या होगा, इसमें प्रोसेस है P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो 0 1 2 3 इसका अराइवल टाइम मतलब 0 पे ये आया, क्या हो गया, 0 प्रोसेस पे ये आया, 0 अराइवल टाइम पे ये वाला प्रोसेस आया, 1 पे ये आया, 2 पे ये आया, 3 पे आया, 4 पे आया। इसका बस टाइम 5 है, इसको 5 टाइम लगेगा, 5 सेकेंड या 5 यूनिट पूरा होने के लिए। इसको 3, इसको 1, इसको 2, इसको। तो टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जब प्रोसेस तो टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, जब प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया माइनस अराइवल टाइम, जब वो प्रोसेस आया है, मतलब वो प्रोसेस कब आया है, वो ये बताता है हमें एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, सो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा हमारा, जो टर्न अराउंड टाइम आया है उसमें से हम बर्स्ट टाइम माइनस कर देंगे। सो ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, इसमें 2 यूनिट्स इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये छीन लेगा 2 यूनिट बाद अपने प्रोसेस को। ओके, सबसे पहले इसमें हम गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट क्या होता है, गैंट चार्ट बताता है कि किस प्रोसेस को कितनी देर सीपीयू मिल रहा है। सबको 2-2 यूनिट ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इसमें एक और चीज़ होती है रेडी क्यू। रेडी क्यू मतलब कौन सा प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, किसको सीपीयू मिलेगा। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया है, P1 आया है, तो P1 0 है, तो 0 से 2 कर दिया, ठीक है जी, 0 से 2 कर दिया। जब P1 आ गया तो 0 से 2। अब यहाँ देखो डाउन साइड में 5 था, अब 3 हो गया, कितना था, 5 था, अब 3 हो गया, 5 3 हो गया, ये देखो। तो कितना बच गया, 2 चले गए, क्योंकि 2 का ही तो क्वांटम है, 2 से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, तो 3 बच गया। अब मैंने रेडी क्यू में P1 डाल दिया। अब देखो 0 to 2, 0 to 2, जब 0 to 2 है तो क्या हो गया, अब हमें देखेंगे दो यूनिट में कितने प्रोसेस आ गए, P1 भी आ गया, P2 P3 भी आ गया। तो P2 और P3 को रेडी क्यू में डाल देंगे, ठीक है, P2 और P3 को रेडी क्यू में डाल दिया। P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे, 2 to 4 जाएगा P2, ये 1 बच गया। P3 कितना जाएगा, ये तो एक ही है, तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा 5। अब 5 हो गए हमारे पास, अब 5 हो गए, ठीक है। अब 5 हो गए तो 5 में कितने प्रोसेस आए, 5 अराइवल टाइम में सारे आ गए, सारे प्रोसेस आ गए। तो हमने क्या करा, जिससे प्रीएम्प्ट करा था, किसको, किससे छीना था, P1 से छीना था ना। तो P1 से छीना है तो P1 को ही वापस हम CPU देंगे, तो P1 को CPU हमने दे दिया। P1 कितना बचा, 3 था, 2 गए, 1 बचे, ठीक है, 7 हो गया। अब देखो अगला कौन सा है, ये दोनों इनके तो प्रीएम्प्ट हो गए। अब P4 आया, P3 तो ख़त्म हो गया था, P4 के बाद 2 है, तो हाँ भाई P4 को दे दिया 2, तू जा। P4 को बोला हाँ भाई ठीक है तू चले जा, 2 ले ले और जा, P4 भी ख़त्म। अब हमारा P5 आया, P5 के पास 3 थे, सॉरी P4 से पहले आपका P1 आएगा, जहाँ बता दिया, ठीक है। फिर P5 हुआ, P5 11 सेकेंड, मतलब 9 था पहले, अब 2 जुड़ गया, 1 बचा, तो P11 हो गया। अब P2 आएगा, P1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि P2 से छीना था हमने, तो P2 को फिर से दे दिया, P2 1 है तो 0 हो गया। अब P5 से छीना था P1 से पहले, तो P1 1 है तो P1 को 13, P5 14। ओके, अब क्या करना है, अब मेन चीज़ आई, आंसर निकालना है। टर्न अराउंड टाइम क्या बताता है, एग्जिट माइनस अराइवल। P1 का एग्जिट क्या है, P1 कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 13, तो 13 माइनस अराइवल ऑफ P1 0, 13। ओके, P2 का क्या है एंड टाइम 4, 12, 12 माइनस 1 11। ओके, ऐसे ही करना है इसे। और वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम ये है आप लोगों का, टर्न अराउंड टाइम निकालोगे उसमें से बर्स्ट टाइम माइनस कर देना जितना दिया है ऊपर, और दोनों को वैल्यू निकालना, टोटल निकालना और 5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें, ज़रूर समझ आएगा। ये क्वेश्चन 100% आएगा, हर साल आता है, ठीक है जी। ओके, सो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में हमने देखा कि कैसे एक CPU डिफरेंट प्रोसेस के बीच में इक्वल बंटता है। ओके,
नेक्स्ट है हमारा, तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो राउंड रॉबिन है वो प्रीएम्प्टिव है। क्या है? प्रीएम्प्टिव। इसमें दो चीज़ें होती है, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम, जिसको 2 कहते हैं, सॉरी 2 या 3 या 1 या कितना भी दिया होता है, ओके, उसके हिसाब से हमें निकालना होता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम। द फुल फॉर्म ऑफ ICANN। व्हाट इज ICANN? इट्स इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। नाम से देखते हैं पहले हम। ये एक ऐसी कॉरपोरेशन है इंटरनेट की जो असाइन करती है क्या? नेम्स एंड नंबर्स। नेम्स इन फॉर्म ऑफ DNS, डोमेन नेम सिस्टम, और नंबर्स इन फॉर्म ऑफ IP एड्रेसेस। किसको देती है ये? जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ICANN मीन्स इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नंबर एंड नेम्स एंड नंबर। तो ये किसने क्रिएट किया था? भाई US डिपार्टमेंट, US गवर्नमेंट एंड इस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सॉरी, सो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो था US का, उसने ये डिफाइन किया था। तो ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट DNS, IP एड्रेस और ऑटोनोमस नंबर सिस्टम, ठीक है, और उनका मैनेजमेंट करता है। तो ICANN कहाँ पे है? US गवर्नमेंट का है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है। इट्स इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 2 टेबल्स, 2 टेबल दिए हैं XY एंड YZ, ओके, विद टपल्स हैं XY एंड YZ एंड R1 एंड R2 आर 2 टेबल्स, जिसमें 50 एंड 30 नंबर ऑफ टपल्स है। टपल्स मैंने बताया फिर रो होती हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स पूछ दिया है आउटपुट में, नेचुरल जॉइन कर दिया दोनों के बीच में। नेचुरल जॉइन मीन्स जितने हैं सारे आएंगे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो 15 to 30 1500। अगर इनर जॉइन होता, आउटर जॉइन होता, लेफ्ट इनर जॉइन होता, राइट इनर जॉइन होता, तब इसकी वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट आती। उनमें क्या होता है कि वो कुछ जॉइन ऐसे होते हैं जिसमें सेम वैल्यू होती है तो उसको डिस्कार्ड कर देता है, कुछ जॉइन ऐसे होते हैं इसमें डिफरेंट वैल्यू होती है तो उसको डिस्कार्ड करता है। लेकिन नेचुरल जॉइन में क्या होता है? जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी आती हैं। जैसे यहाँ 50 है एक में 30 है, तो क्या हो जाएगा? 15 to 30 1500, ठीक है। पिछले 3 साल में क्वेश्चन आया है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं और कुछ, ये आपका बेसिकली HTML से है, तो इसको हम देखेंगे फ्रेम एट्रीब्यूट। सो फ्रेम एट्रीब्यूट क्या होता है आपका? जो टेबल का फ्रेम होता है, टेबल फ्रेम करते हैं जब हम बॉर्डरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें यूज़ होता है टेबल फ्रेम, ओके। TR टैग किसके लिए होता है? ये बहुत बेसिक है और बहुत कॉमन है, ये रो के लिए होता है। रो, जब हम टेबल में रो को स्पेसिफाई करते हैं, ईच रो को, तो हम TR टैग लगाते हैं स्टार्टिंग में और एंड में रो के। वी अलाइन एट्रीब्यूट, वी अलाइन मीन्स फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट, हम अलाइनमेंट करना है लेकिन वर्टिकली करना है, तो क्या होता है? वी अलाइन, ओके। ए टैग बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक, लिंक क्रिएट करने के लिए HTML में, ओके। तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। विच वन इज करेक्ट? आंसर नंबर 3, ओके, 3rd वन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज। अब आ गए हम ग्रामर में, ग्रामर एंड लैंग्वेजेस में, ओके। सो L1 क्या दे रखी है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, L2 context sensitive language, L3 recursively enumerable languages, L4 recursive language। तो which of the following is correct? बता सकते हैं आप लोग? सोचिए। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है करने का, अगली स्लाइड में। तो सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज आती है बेसिक, वो रेगुलर होती है, देन कॉन्टेक्स्ट फ्री, देन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, देन रिकर्सिव एन्यूमरेबल, ओके। अगर हम पिछले स्लाइड से इसको कंपेयर करें तो सबसे पहले क्या है? सबसे लास्ट में क्या है हमारे इसमें? रिकर्सिव एन्यूमरेबल, मतलब इसके तो सारे सबसेट होंगे ना। तो कहाँ पे है? L3 देखो, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, L3 लास्ट कहाँ पे है? ये है 3rd and 4th में L3 है, ठीक है। उसके पहले L4 रिकर्सिव लैंग्वेज, ठीक है जी। फिर L2 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, फिर L1 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ऐसी है, हाँ ऐसी है, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? 3rd ऑप्शन। सबसे पहले कौन सी आएगी? कॉन्टेक्स्ट
free language, then context sensitive language, then fourth one recursive language, then recursive enumerable language. This is from Chomsky grammar. Okay, this is from Chomsky grammar. होप सो आपने करा होगा चैप्टर. यहाँ से हम इसको बस थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो ये पढ़ लो आप. रिकर्सिव रेगुलर, देन कॉन्टेक्स्ट फ्री, देन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, देन रिकर्सिव एन्यूमरेबल. सो नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग इज यूज्ड. तो भाई अब पूछ दिया इन्होंने कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहाँ पे यूज़ होगी. ऑप्शन देखते हैं. प्रोसेस स्विचिंग फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट. कितनी स्टेज होती है? न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट. बीच में वेट और सस्पेंडेड ब्लॉक आईओ वेट भी होती है. लेकिन जब हम मानते हैं कि हमारा कोई भी प्रोसेस वेट में नहीं है तो हम ये 4 स्टेज यूज़ करते हैं, न्यू, रेडी, रनिंग और टर्मिनेट. ठीक है, या एग्जिट. तो पहला ऑप्शन है अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट. जब रनिंग से रेडी स्टेट में जाएगा तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ होगी? नहीं होगी. होगी या नहीं होगी अभी बताएंगे. अ प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेज. सेकेंड ऑप्शन ये है. थर्ड ऑप्शन है अ प्रोसेस कंप्लीटेड इट एग्जीक्यूशन. डी ऑप्शन ये है प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रेडी टू वेटिंग स्टेज. तो सी ऑप्शन देखो, प्रोसेस कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन. जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो काहे बात की प्रीएम्प्टिव, तो उसको तो चाहिए ही नहीं. अब प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रेडी टू वेटिंग स्टेज. रेडी में था, वेटिंग में चले गया, तो काहे बात की प्रीएम्प्टिव. तो ए और बी बस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ करेंगे. जब रनिंग कहाँ से होगा, प्रोसेस स्विच कैसे होगा? रनिंग से रेडी में, मतलब रन हो गया था लेकिन उसको दिक्कत आ गई, वो कुछ रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होगा तो वो रेडी स्टेट में वापस आ गया, तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो गया, किसी और प्रोसेस ने उसकी जगह छीन ली. अब प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेज टू रेडी स्टेट. वेटिंग से रेडी में आ गया, अब मतलब वेट कर रहा था, अब रेडी में आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रीएम्प्टिव होगा क्योंकि अब जो दूसरा प्रोसेस था उसकी जो कर रहा था काम, उसका ख़त्म हो गया होगा काम, तो अब दूसरा आ गया. तो ए एंड बी इज़ द राइट आंसर. पिकोनेट. पिकोनेट क्या होता है? ब्लूटूथ से रिलेटेड है पिकोनेट आपका. हाँ जी, सही है बिल्कुल. तो पिकोनेट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ब्लूटूथ सिस्टम. ओके, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ ब्लूटूथ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डैश मास्टर नोड एंड अप टू डैश एक्टिव स्लेव नोड. सॉरी, यहाँ पे सेल्व आ गया है लेकिन स्लेव है, पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई मुझसे. तो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप क्या होता है? मास्टर टॉप पे रहता है, स्लेव नीचे रहता है. ओके, तो मास्टर स्लेव में होता है एक मास्टर होता है और उसके बहुत सारे नौकर होते हैं. ठीक है, तो मास्टर यहाँ एक होगा और जो स्लेव होंगे वो कितना होंगे? 7. तो पिकोनेट ब्लूटूथ से रिलेटेड है जिसमें 1 मास्टर नोड होता है और 7 एक्टिव स्लेव नोड्स होते हैं. ओके, एक्टिव स्लेव नोड्स होते हैं. ये आ गया होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन. सो होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन करना कैसे है? तो इसमें हम करेंगे, जो होमोमॉर्फिज्म है होता क्या है? होमोमॉर्फिज्म मीन्स 2 सेट दिए हैं, जैसे 2 सेट दिए हैं तो क्या करेंगे, 2 सेट हैं तो एक सेट दूसरे को अपने एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है. क्या करता है? एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर द 2 सेट summation equal to wx and t equal to xyz define homomorphism h by. हमें 2 वैल्यू दे रखी है hx एंड दिस. हमसे पूछा है कि आंसर क्या होगा. तो आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. ओके, ये हमारा है, मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया इसे, इसको स्किप हो गया था ये क्वेश्चन. विजिबल है आप लोगों को? ठीक है. एच एक्स दिया है हमें जेड एक्स वाई एंड एच डब्ल्यू दिया है जेड एक्स वाई वाई.
ओके अगर एक लैंग्वेज डिनोट करता है आर इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एक्स एस्ट्रिक प्लस इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू एस्ट्रिक, ओके डब्ल्यू डब्ल्यू एस्ट्रिक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसका लिखने का तरीका है ये, आर है हमारा डब्ल्यू प्लस एक्स दिस, तो डब्ल्यू की जगह वैल्यू डाल दो ना एच डब्ल्यू, जेड एक्स वाई वाई, और एक्स एस्ट्रिक क्या है जेड एक्स वाई, ओके ये क्या है जेड एक्स वाई वाई, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा जेड एक्स वाई वाई, वन वाई इज मोर देयर, ओके सो यहाँ पे क्या हो गया जेड एक्स वाई वाई एंड जेड एक्स वाई वाई, तो कुछ नहीं करा है, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस वैल्यू पुट करी है x और w की जगह और हमारा आंसर आ गया है। तो आंसर कौन सा है हमारा सेकंड पार्ट, ओके कौन सा है सेकंड पार्ट, जेड एक्स वाई वाई प्लस एक्स जेड वाई इन एस्ट्रिक टोटल में इंटू जेड एक्स वाई वाई इंटू जेड एक्स वाई वाई, ओके सिंपल क्वेश्चन है, x दिया है w दिया है, नीचे उसी फॉर्म में ग्रामर दी है, हमसे पूछिए कि रेगुलर लैंग्वेज कौन सी एक्सट्रैक्ट करेगी या कौन सी बनाएगी, तो हमने बता दिया वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट है फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड एंड सेकंड कॉलम एंड प्रेजेंटेशन लेयर। सो ये प्रीवियस लेक्चर में शायद हमने कंप्लीट कर लिया है OSI मॉडल्स में अपने, सो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिए, आपको ये आंसर ज़रूर आएगा। तो मैं यहाँ बता देता हूँ फिजिकल लेयर क्या करती है, मैंने बताया था बिट्स ट्रांसमिट करती है, ऑप्शन है सेकंड या ए का सेकंड। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, एंड टू एंड लेयर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, एंड टू एंड जाती है, ओके। सेशन लेयर यहाँ क्या लिखा है टोकन मैनेजमेंट, टोकन मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि वो सेशंस इस्टेब्लिश करती है डिवाइसेस के बीच में, ओके। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है सिंटैक्स एंड सिमेंटिक चेक करती है कि इंफॉर्मेशन के सिंटैक्स और सिमेंटिक्स उसको पावर प्रिविलेज है या नहीं है इंफॉर्मेशन को सेंड करने की, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकंड, D1 इज थर्ड, ओके। सो हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे, ठीक है जी 3 हो गया आंसर नंबर इसका। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर्स, अब हमें ग्रामर दे दी, हमसे बोला कि इक्विवेलेंट ग्रामर कौन सी है, देखो इस क्वेश्चन की ट्रिक है एक सबसे बढ़िया, हमसे पूछा है कि इक्विवेलेंट ग्रामर कौन सी है। इक्विवेलेंट क्या होगी, जो सब सेम होगी, मतलब जब हम इसको ट्री बनाएंगे लेफ़्ट ट्री राइट ट्री जितने भी ट्री बनेंगे तो उसमें जो ग्रामर होनी चाहिए लास्ट की लैंग्वेज लास्ट में जो बचेगा वो सेम होना चाहिए। तो इसकी ट्रिक है देखो G2 एंड G4, G2 एंड G4 में क्या दिया है लैम्डा लैम्डा दिया है, तो यही ग्रामर आपकी इक्विवेलेंट होगी। आप इसे सॉल्व करना, कमेंट में आंसर देना दूसरे तरीके से, एक तरीका मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा है वो लैम्डा लैम्डा वाले ही इक्विवेलेंट होगा, क्यों, क्योंकि जब लैम्डा हम पुट करेंगे तो वो वैल्यू नल हो जाएगी और कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी, मतलब हम SBS लिखें या BSA लिखें या SS लिखें या SSS लिखें या 4S लिखें या 5S लिखें या 2S लिखें, तो उसमें क्या होगा लैम्डा की वैल्यू आके उसे नल कर देगा, ओके श्योर, ठीक है। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक दिन के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर देयर ऑन अ सेट विथ 4 एलिमेंट। तो हमारे पास बोला है कि 4 एलिमेंट दे दिया आपको, ठीक है जी 4 एलिमेंट दे दिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा है तो हम पता ही है फॉर्मूला 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ये जो n स्क्वायर माइनस n है ये 2 के पावर में है सारा, ठीक है जी। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब ये ऐसे लिखा है 2 n स्क्वायर माइनस n, ये ऐसे लिखा है, समझ आ रहा है। अब 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, n स्क्वायर कितना है
4 4 का स्क्वायर माइनस 4 4 का स्क्वायर माइनस 4 कितना होगा 16 माइनस 4 12, तो 2 पावर 12 इज द आंसर। तो सेकेंड वन इज द राइट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा 2 पावर 12 है। तो रिफ्लेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन आए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछे तो 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। सो आज का हमारे 20 क्वेश्चन टॉप इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 5 ईयर से लगातार आ रहे हैं, आप इन्हें करें, 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ ट्यून इन टू दिस चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें, ठीक है जी। एंड कमेंट्स ज़रूर करें आपको कैसा लगा, और बने रहें इस चैनल के साथ। होप यू हैव अ वंडरफुल डे, विशिंग यू अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स ऑल। Thank you for your valuable time also. Bye bye.